उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी धामी सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जारी किए आदेश। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का होगा गठन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा। चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में करेंगे प्रचार प्रसार। 31 मई को होना है चंपावत विधानसभा में उपचुनाव। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दफ्तर में जिलाधिकारी ने मारा छापा। अफसर डकार रहे थे अपने ही कर्मचारियों का वेतन नहीं देने पर नौकरी से निकालने की धमकी देते थे अधिकारी। उत्तराखंड सरकार की मुहिम लाई रंग। अवैध राशन कार्ड पर नकेल की तैयारी। नई गाइडलाइन की गई जारी। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी नए नियम। तय समय के बाद विभाग करेगा कार्रवाई। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में जताई बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गरज चमक के साथ होगी बारिश। तीर्थयात्रियों को बरतनी होगी सतर्कता। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की और बड़ी खबर चंपावत से लेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आएंगे। चंपावत पहुंचकर सीएम धामी के प्रचार में वे शामिल हुए हैं। बनबसा और टनकपुर में प्रचार भी करेंगे। सुबह 9 बजे उत्तराखंड पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि अभी कुछ दिनों पहले भी उत्तराखंड आए हुए थे और एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंचे हैं, लेकिन अब की बार सीएम धामी के उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस खबर पर हमारे साथ सीधा लाइव हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। जी कैलाश, अब तो योगी आदित्यनाथ स्वयं आए हैं, क्या कुछ खास होगा इस चुनावी प्रचार में और कितना माइलेज मिलेगा सीएम धामी को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को? देखिए विवेक, बिल्कुल उत्तराखंड आए हैं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही ब्रांडेड नेता है भारतीय जनता पार्टी के। जहां भी जाते हैं वहां पर प्रचार प्रसार बहुत ही संजीदे अंदाज में यहां पर करते हैं। और जिस तरीके से आज वो उत्तराखंड आए हैं, उत्तराखंड का ये उनका चंपावत दौरा है जहां पर वो टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारियां पुरजोर प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर की गई थी। साथ ही जो भाजपा का जो संगठन है उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां पुरजोर तरीके से कर ली गई थी। और आज उनका ये जो कार्यक्रम है इसको भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने यहाँ पर पूरी जोर आजमाइश यहाँ पर की हुई है। यहाँ पर हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर अगर बीते दिनों की बात करें, बीते दिनों भी वो उत्तराखंड दौरे पर आए थे। जब वो उनका निजी दौरा था 3 दिवसीय, जब वो अपने घर वहां पर गए थे। उससे पहले अगर मैं चुनाव की बात करूं विवेक, तो चुनाव के दौरान भी वो उत्तराखंड दौरे पर आए थे और उनके उत्तराखंड दौरे पर आने से गढ़वाल क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया था, जिसके चलते पहले जहां कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सीटें वहां पर मजबूत है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने वहां दौरा किया, चाहे वो कोटद्वार की बात करें या फिर टिहरी की बात करें, तो भाजपा के जो प्रत्याशी थे, जो मौजूदा समय में जो विधानसभा स्पीकर है रितु खंडूरी, उनके पक्ष में उन्होंने मतदान के लिए अपील की थी। टिहरी में जो किशोर उपाध्याय थे, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थामा था, उनके लिए भी प्रचार प्रसार किया था। और नतीजा ये रहा कि उनके प्रचार प्रसार के बाद बंपर वोट दोनों ही प्रत्याशियों को पड़े थे। तो जाहिर तौर पर इस पर कोई दो राय नहीं कि जब योगी प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं नतीजा उनका पॉजिटिव पड़ता है वोटों को लेकर। और इस वक्त तो एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के लिए यहाँ पर वोट मांग रहा है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर बात करें तो जो वोटों का जो फ्लो होगा वो कैसे यहाँ पर आएगा ये समझ पाना आसान है।
बिल्कुल। और जो बात आपने कही कि बीजेपी के ब्रांड नेता, वैसे तो इन्हें फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, और ये बात बहुत जरूरी है कैलाश समझने के लिए भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर सिर्फ अगर हम हिंदू कैडर देखें तो वहां पर तो इनकी लोकप्रियता मुझे लगता है भारत में अगर हम गिनती के ऐसे नेता होंगे जो इतना प्रखर हैं इन विचारों के साथ। मतलब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इतने ज्यादा प्रखर नहीं रहते, खासतौर से जब योगी आदित्यनाथ चाहे हिंदुत्व को लेकर उनके दिए गए बयान हो या फिर वो इतिहास पर जब बात करते हैं उस पर उनके दिए बयान हो, मतलब इतना खुलकर बयान देने वाला नेता बीजेपी में अगर हम देश की भी बात करें, इसलिए मैं इस बात को देश से जोड़ रहा हूं कि देश में भी बहुत कम नेता हैं जो इतने बड़े लेवल पर हों और इस तरह से बयान देते हो, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माइलेज भी मिलेगा। क्योंकि सीएम धामी की जो खुद की उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका है उसका माइलेज, प्लस ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएंगे जी इस चंपावत की ये जो जंग कह सकते हैं हम कांग्रेस बीजेपी की। बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बात यहां पर कही विवेक, कि जिस तरीके से अगर फायर ब्रांड नेता तो हैं ही और हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ हैं, और जिस तरीके से अभी पीछे कुछ दिनों से बीते कुछ दिनों की हम बात करें चर्चा में आए थे, बुलडोजर का इस्तेमाल जब उन्होंने किया, तो बुलडोजर का इस्तेमाल उनकी सरकार के बाद चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार हो, अब तमाम जगह इसी तरह के हथकंडे यहां पर सरकारों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनमें एक खौफ साफ तौर पर देखा जाता है। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और कहा जाता है कि केंद्र की जो सत्ता का जो रास्ता है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश को संभालना कोई आसान नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ का अपना पहला जो 5 साल का जो कार्यकाल था, सफल वो कार्यकाल रहा है। मौजूदा समय में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को बहुत ही अच्छी तरीके से, नौकरशाही को बहुत ही अच्छी तरीके से वो संभालना उनको आता है। और चूंकि संसद का भी उन्हें पूरा ज्ञान है, तो जाहिर तौर पर जो संसदीय कार्य होते हैं उनके बाद उसके बारे में भी वो निपुण है। और जहां तक रही बात उनके प्रचार प्रसार की, तो बिल्कुल प्रचार प्रसार के तहत जो स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की गई थी बीजेपी की ओर से कि 40 स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री धामी की प्रचार करेंगे, उसमें उनका नाम भी यहाँ पर प्रमुखता से लिखा गया था। वो इसीलिए कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, और यही वजह है कि क्योंकि जब वो बोलते हैं प्रखर तौर पर वो बोलते हैं और सीधा कटाक्ष करने में वो पीछे नहीं हटते हैं, तो ये उनकी एक शैली है जिस शैली से कहीं ना कहीं लोग उनसे प्रभावित होते हैं। और इसका जो नतीजा है अब 31 तारीख को देखने का मिलेगा, क्योंकि कल 29 तारीख है, कल चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा चंपावत उपचुनाव को लेकर। तो जाहिर तौर पर अब जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट तो 3 को आएगा, लेकिन इसका नतीजा 31 को देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ। और जो बात आपने कही कि दिल्ली की सल्तनत का जो रास्ता है वो लखनऊ की गलियों से होकर गुजरता है, पुरानी कहावत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मौसम का अपडेट आपको बताते हैं। उत्तराखंड का मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 29 मई तक बारिश का अनुमान लगाया है। प्रदेश के बाकी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 30 से 31 मई तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ओलावृष्टि, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी कर तीर्थयात्रियों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब में 2 जून तक लगातार बारिश का अंदेशा जताया जा रहा है। तो 4 धाम भी इस बार ये जो बारिश होगी इससे जरूर भीगेंगे। और लगातार मौसम भी बदलता जा रहा है उत्तराखंड का। यात्रियों के लिए बाकायदा येलो अलर्ट जारी कर उन्हें निर्देश भी दे दिए गए हैं। और ये मौसम की अपडेट आपको बता रहे हैं उत्तराखंड की। हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने, और साथ ही साथ जो 4 धाम के यात्री हैं इनके लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी कैलाश। बिल्कुल विवेक, देखिए मैं कल की बात करूं, कल 29 तारीख के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है।
30 और 31 को मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो है कि शुष्क रहेगा मौसम। ये मैदानी इलाकों की बात है, लेकिन पहाड़ों में जहां तक बात की जाए लगातार बारिश हो रही है और 2 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और कल की मैं बात करूं, जो बीता हुआ कल था, कल केदारनाथ यात्रा को कुछ पलों के लिए रोक दिया गया था सोनप्रयाग में, और आज भले ही वो यात्रा को यहाँ पर सुचारू कर दिया गया हो, लेकिन साफ तौर पर जो मौसम की मार है, मैदानों से ज्यादा पहाड़ों में इसकी मार साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन के हाथ पैर पहले से ही फूले हुए हैं, क्योंकि लगातार यहां पर जो लोड है यात्रियों का वो बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि 10.5 से लाख से ज्यादा लोग अभी तक चार धामों के दर्शन कर चुके हैं, जिसमें अब हेमकुंड भी शामिल हो चुका है। तो जाहिर तौर पर इतने कम समय में लाखों लोगों का उत्तराखंड में आना और यहां से दर्शन करके चले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त प्रशासन के लिए है, सरकार के लिए। भले ही सरकार ये मान रही थी कि इस वक्त यात्रा ज्यादा होगी, लेकिन इतनी अधिक संख्या में यहाँ पर यात्री आएंगे कि यात्रियों को ऋषिकेश और हरिद्वार से आगे तब तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, या फिर जो लोग हैं वो नीचे नहीं आ जाते। ये प्रशासन को अनुमान नहीं था, सरकार को अनुमान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जहां तक सवाल बारिश का है, तो बारिश को लेकर इस वक्त प्रशासन अलर्ट है, और मौसम विभाग जिस तरीके से पूर्वानुमान यहाँ पर बताता है, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा यहाँ पर होता है विभागों को, खासतौर पर पुलिस को, जो रेस्क्यू जो टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी को, कि उन तक ये सूचनाएं पहुंच जाती है, उनके मॉनिटरिंग रूम तक ये सूचनाएं पहुंच जाती हैं, और उसके मुताबिक वो यहां पर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हैं, ताकि किसी भी तरह की अनदेखी ना, कोई अनहोनी ना हो। और जिस तरीके से इस वक्त यात्रा रूट में 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, ये मौतें बहुत ही दुखद है, बहुत ही चौंकाने वाला है, और इसको लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट है, और दोबारा और ज्यादा मौतें ना हो, इसको लेकर ही यात्रियों को समय समय पर जगह जगह पर रोका जाता है। बिल्कुल, ये बात तो शासन प्रशासन की बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कैलाश की, जिस तरह से जो अप्रिय स्थिति बन रही है। हालांकि ये मौसम है, और देखिए कहावत है कि कुदरत पर किसी का जोर नहीं चलता है, और वो चीज हम होते हुए भी देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, ये केवल ऐसा नहीं है कि जो समय देहरादून में प्रशासन है ये उसके लिए चुनौती है, बल्कि पूरे प्रदेश में जहां जहां भी यात्री जा रहे होंगे, एक परेशानी वो भी है कि आप भाई मौसम खराब हो रहा है तो उनको एक महफूज जगह पर भी रुकवाना है। तो ये तमाम चीजें भी हैं, और लगातार हमें जानकारी भी मिल रही है कि प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि जो बात आपने कही वो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात है कि शासन प्रशासन खुद तो जो अपील कर रहा है तीर्थयात्रियों से, यानी खुद तो शासन प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन इस अपील पर भी खासा ध्यान यात्रियों को देने की बहुत हद तक आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने अवैध राशन कार्ड पर नकेल कसने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 15,000 से ऊपर की मासिक आय होने पर कार्ड धारकों को इसे जमा करने की हिदायत दी गई। साथ ही बीपीएल कार्ड धारकों के लिए भी नए नियम बनाए गए, जिसके बाद से ही अवैध कार्ड जमा करने को लेकर आपूर्ति विभाग में लोगों की भीड़ लग रही है, जिससे लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही सत्यापन के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाने की मांग की है। की स्थिति है, और हजारों की संख्या में जनता आपूर्ति विभाग में उमड़ रही है, जिससे कि अव्यवस्थाएं फैल रही है। उनके पास स्टाफ की लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, मानसिक भी परेशान हो रहे हैं। हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि जिनके भी राशन कार्ड निरस्त करें, घर घर जाके करें, जैसे सत्यापन घर घर जाके होता है। ऐसे नहीं कि आप विभाग में सत्यापन कराओ, निरस्त करो। और सरकार ने क्या रखा है, जिनकी निरस्त नहीं कराएंगे, सिलेंडर नहीं करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे, उनमें मुकदमा करेंगे, जो कि सरासर गलत है। इसलिए हमने मांग करी है कि वो घर घर जाके सत्यापन करें। धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें कि पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। उनके अलावा रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है। ये कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लिया था। अपने वादे के अनुरूप कमेटी का गठन किया गया है। धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है, तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से यहां लागू होगा। और इसके लिए हमने देखिए यहां तो कैसी देवभूमि है। पिथौरागढ़ में चल रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दफ्तर में जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। बता दें कि काफी समय से जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत आ रही थी कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों से उनकी सैलरी से आला अफसर द्वारा कुछ पैसे मांगे जा रहे और आरोप है कि यदि पैसा नहीं दिया जाता है तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे दी जाती है। जिलाधिकारी द्वारा शिकायत का संज्ञान लेते हुए निरीक्षण किया गया। जो भी कमियां पाई गई उस पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात भी कही गई। सर, मैं यहाँ पे सीसीटीवी ट्रेनर था, तो 23 को मैम ने बोला कि मुझसे कि आपकी जो सैलरी आई है उसमें से जो मतलब 6 दिन की आई थी, तो उन्होंने कहा 330 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी है, बाकी जो भी होगा वो आप मुझे देंगे करके। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी सैलरी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे अकाउंट पर आता है वो भारत सरकार के थ्रू ही आता है, ताकि बीच में कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे और सीधे ट्रेनर के पास पहुँच जाए सैलरी। तो मैंने नहीं दिया, तो मैम ने सीधे बोला कि कल से आप मत आइएगा, आपको जॉब से निकाला जाता है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के संबंध में मुझे एक शिकायत मिली थी कि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू रखे जाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा इनके मैनेजर लेते हैं। तो इस संबंध में मैंने यहाँ पे अभी एक औचक निरीक्षण किया और उसमें कई सारी खामियां मुझे दिखी हैं। और चंपावत पहुंचे हैं डीजीपी अशोक कुमार। उन्होंने पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया है। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया और विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद डीजीपी टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा मित्रों को दी गई ट्रेनिंग का डेमो देखा। केदारनाथ की आपदा के बाद इसको खड़ा किया गया था और आप सभी जानते हैं एसडीआरएफ प्रदेश में पूरी कितनी पॉपुलर हो चुकी है और कितनी ज़्यादा बचाव के कार्य करती है। तो इस वर्ष हमने एसडीआरएफ में बाढ़ राहत कंपनी जोड़ी है। इससे पहले पीएसी में कंपनियां थी, उनके पास इक्विपमेंट कम रहते थे, तो इस साल हमने एसडीआरएफ में बाढ़ राहत कंपनी जोड़ी है और उसको 6 जगह पे लगाया है। और आज उन्होंने जो डेमो किया वो भी देखने लायक था कि कैसे लोकली अपने स्तर पे एक कंबल से जो है स्ट्रेचर बनाया जा सकता है, रस्सी से स्ट्रेचर बनाया जा सकता है, कैसे एक रस्सी को ही हमने थ्रो बैग बना लिया एक लकड़ी के साथ, और कैसे नदी से हमने आदमी को बचा लिया। तो बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों ने किया। कोटद्वार में एक ट्रक ने एक बच्ची को कुचल दिया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि इस मार्ग पर आए दिन ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक बच्ची लाई गई है जो हिटन केस है, मतलब किसी ट्रक ने उसे मारा हुआ है। जिन्होंने हमारे पास लाया है वो लोग उसके जानकार नहीं है। उस बच्ची के बारे में अभी हमें नहीं पता कि वो बच्ची किसकी है, क्या है। और जब तक वो मेरे पास हमारे ER में, हमारे इमरजेंसी रूम में आती, तब तक वो बच्ची की डेथ हो चुकी है। तो हमारे पास वो ऑलरेडी डेड आई है और ये केस किसी ट्रक से एक्सीडेंट का केस है, बुद्धा पार्क के सामने का। सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए उन्हें राशन कार्ड देती है, लेकिन कई जगह लापरवाही के चलते हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि अपात्र लोग गरीबों के हिस्से का राशन हजम कर जाते हैं। पौड़ी में कई ऐसी शिकायत दर्ज की गई। इसके खिलाफ
अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है और ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है। कार्य चल रहा है, ये अभियान चल रहा है, अपात्र को ना अपात्र को हाँ। इसी तक अभी तक प्राथमिक परिवार के हमारे 2261 कार्ड सरेंडर हो चुके हैं, जिनकी यूनिटें 9003 है। इसी प्रकार अंत्योदय के हमारे 511 कार्ड हमारे सरेंडर हो चुके हैं, जिनकी यूनिटें 2380 है। तो अब तक हमारे जो कुल सरेंडर कार्ड हुए हैं। चमोली के जिलाधिकारी वरुण चौधरी ने कर्णप्रयाग नगर पालिका के कूड़ा डंपिंग यार्ड का निरीक्षण किया। इस यार्ड से नदी में कूड़ा डालने की शिकायतें मिल रही थी। मौके पर जिलाधिकारी ने जिम्मेदारों को किसी भी दशा में कूड़ा नदी में नहीं जाने की हिदायत दी। साथ ही क्षमता से अधिक एकत्रित हुई कूड़े को नए डंपिंग यार्ड में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। एज पब्लिक सर्वेंट्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक सेफ्टी। तो ना सिर्फ ये पोल्यूशन से रिलेटेड इशू है, ना सिर्फ गंदगी से रिलेटेड इशू है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एज अ पब्लिक सर्वेंट माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू इंश्योर कि ये जो कूड़ा है इसका ठीक से निस्तारण हो, ताकि ये इससे फैलने वाली बीमारियां और जो समस्याएं हैं उनको कंट्रोल में किया जा सके। और उसके लिए हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं नगर पालिका को, एंड वी विल इंश्योर कि इसको एक टाइम बाउंड मैनर में सेफली और एक एफिशिएंट तरीके से इसका निस्तारण किया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।